गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? हाँ सर, बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम लोग का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। हाँ सर, लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे इससे क्या करते हैं, इतना बोरिंग लगता है लोगों को कि इससे भगते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। अगर हम लोग जान गए कि थ्योरी बेस अकाउंटिंग क्या है तो हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। हाँ सर, तो बताइए ना, बताइए ना। मैंने कहा चलिए बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? गैप, GAAP। ये क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बच्चों जब अभी मैं इसके पीछे एक गैप की कहानी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि है क्या ये गैप, इसका रीजन क्या, हम लोग को पढ़ने का इसका मतलब क्या, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए, पहली बात ये, अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, अकाउंटिंग कहते किसको है। पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग किसको कहते हैं, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तब हम बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। बच्चों एक्चुअल में ना, हाँ सर बताइए बताइए, ये अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है ये? है सर, अकाउंटिंग लैंग्वेज होता है। हाँ बच्चों, ये एक भाषा होती है। हाँ, किसका भाषा होता है? तो मैंने कहा बिजनेस का, यानी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी एक भाषा है किसका? बिजनेस का। अच्छा, तो सर भाषा होता है तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भाषा क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, यानी किसी को बताता है कुछ। तो सर कम्युनिकेट किसको करता है? कुछ तो होगा ना। हाँ, क्या कम्युनिकेट करता है वो भी तो बताइए, क्या कम्युनिकेट करता है? तो बच्चों ये कम्युनिकेट करता है, ये क्या कम्युनिकेट करता है? जो उसके रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब समझिए, यानी जो रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, प्रॉफिट एंड लॉस के रिजल्ट्स, वो भी कौन सा रिजल्ट सर, ये भी बता दिए। रिजल्ट का मतलब क्या है? तो मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं ना। हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसी को कहते हैं जो बैलेंस शीट होता है नालायकों। हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है। तो इसको क्या करता है वो? मैंने कहा बेटा इसी को वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। हाँ सर, किसको कम्युनिकेट करता है? तो मैंने कहा वो कम्युनिकेट करेगा यूज़र्स को। किसको कम्युनिकेट करेगा? यूज़र्स को। अच्छा, ये कम्युनिकेट करता है यूज़र को? मैंने कहा हाँ, तो यूज़र्स को ये क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, यानी अब बात करें अकाउंटिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो ये कम्युनिकेट करता है उस रिजल्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और रिजल्ट किसको कहते हैं? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को किसको? यूजर्स को, ठीक है ना। अच्छा, यूजर्स कौन हो सकता है बच्चों? तो कहा गया सर यूजर जो हो सकते हैं ना, वो होंगे या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए या तो ओनर हुआ या तो कोई अदर पार्टीज हुई, थर्ड पार्टीज जो हुई, ठीक है ना। उसको क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है। तो मतलब ये लैंग्वेज है बच्चों। तो कहा गया कि तो प्रिंसिपल क्या है? तो मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है सर? तो मैंने कहा चलो बच्चों के सामने सर की एक ना चली, जो आपने कहा वो मैंने सुन लिया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है सर? आप तो पढ़ा रहे थे GAAP, आप सिर्फ AP की बात कर रहे हैं। हम कहे घबराओ मत, टेंशन मत लो। हाँ सर, चलिए। तो कहा गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा सर? तो मैंने कहा बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। क्या होता है? कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अच्छा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कहा गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सेट ऑफ किसका सेट है ये? सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अच्छा, ये इससे हमको क्या पता चलेगा? इससे हमको क्या पता चलेगा सर? तो मैंने कहा ये बताता है हमको, गाइड करता है। क्या गाइड करता है? गाइड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये उसको गाइड करता है। हाँ बच्चों, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको गाइड करता है कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग करिए। ओ, किस लिए हमको गाइड करता है? टू अचीव ऑब्जेक्टिव। किस लिए करता है? टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यानी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मुझको गाइड करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा बच्चों, ताकि ऑब्जेक्टिव हम लोग जो जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं वो मुझको ऑब्जेक्टिव पता चल जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इन्हीं यूज़र्स को बताना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको कम्युनिकेट करना कि हाँ
बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, वो चाहे ओनर जानना चाहे या आउटसाइडर जानना चाहे। ओनर इसलिए जानना चाहेगा उसको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आउटसाइडर किस लिए जानना चाहेगा, वो ये जानना चाहेगा कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, और पता नहीं कैसा जो है इन लोगों का ये कंपनी चल रहा है या किस तरीके से अब तक इसका परफॉर्मेंस रहा, ये किस बेस पे होगा बच्चों। हाँ सर, तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए एक रूल्स होता है, ठीक है ना। रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन के थ्रू बच्चों ये सारी चीज़ें बनती हैं, ताकि वो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो पा जाता है। मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या, सिंपल अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है भैया, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन होता है जो गाइड करता है किस तरीके से अकाउंटिंग की जाए, क्या करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव हमको मिल जाए। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजर्स के बारे में, यूजर्स जो इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनको ओनर जानना चाहेगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों पढ़ा रहे हैं, आप तो बताए थे जनरली एक्सेप्टेड बच्चों। अब हम बात आज करते हैं इसकी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। हैं सर, GAAP, इसका मतलब तो आपने समझ लिया। और जनरली एक्सेप्टेड का मतलब बच्चों क्या होगा, अब मैं सबको लेकर के चलता हूं। तो जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या कह सकता हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच was generally accepted कहाँ सर, कहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड होगा, बताओ बच्चों। विच was जनरली एक्सेप्टेड, कहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड होगा सर, वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड। ओ, यानी हर जगह पे वो एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह उसको लोग, उसको मान्यता है, लोग उसी तरह काम करते हैं, उसी प्रिंसिपल के थ्रू काम करते हैं। हाँ बच्चों, जो मैंने यही आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया है, ये जनरली एक्सेप्टेड पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी इसी प्रिंसिपल को पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, हर जगह पे क्यों, ऐसा क्यों सर, वाई गैप है तो क्यों, क्वेश्चन सराइज होता है कि नहीं होता है। हाँ बच्चों, इसलिए ताकि हम लोग, क्योंकि हमारा बिजनेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं। हर जगह एक दूसरे की, आप एक समान दूसरे देश में वहाँ से यहाँ सब कुछ कर ले रहे हैं, आराम से इजीली कर ले रहे हैं। तो ये सब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। इसलिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, गैप की, ताकि हम लोग जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो, अब जैसे सपोज दैट, मैं इसका मतलब क्या हुआ अब मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी तक मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो कहा गया ये अकाउंटिंग लैंग्वेज होता है जो कम्युनिकेट करता है रिजल्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो किसको, ओनर्स को। उसी तरीके से मैंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो कहा गया ये सिर्फ अकाउंटिंग मैंने बताया, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। फिर मैंने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर बताया मैंने सेट ऑफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये क्या करता है, गाइड करता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव मिल जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझको कम्युनिकेट करना, किसको कम्युनिकेट करना, ओनर्स को, ताकि मैं ओनर्स को क्या करूं, कम्युनिकेट कर सकूं। जो पर्सन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो जो जानना चाहे उसको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो आप समझ ही चुके हैं, उसी को जनरली एक्सेप्टेड यानी वर्ल्ड वाइड उसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। क्यों एक्सेप्ट किया था, ताकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, क्योंकि हम लोग हर जगह पे अब बिजनेस करते हैं, एक देश में दूसरी जगह बिजनेस करते हैं, एकदम लिबरल हो गया, हर एक इकोनॉमी क्या हो गई, लिबरल हो गई है। तो अब लिबरल हो गई है तो हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, तो अगर सेम तरीके से हमारा नहीं हुआ अकाउंटिंग, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ फला बंदा वहां से मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है, या सेम नेचर का बिजनेस वहां पर कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो लेन देन करते हैं कैसे ये काम चलेगा, एक तरीके का अकाउंटिंग होना चाहिए ना। हाँ सर, आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा बच्चों, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा इन्वेस्टर है, ठीक है ना। वो क्या चाहता है, वो चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, आप अभी समझ जाएंगे हम लोग क्यों कर रहे हैं, गैप क्यों हम लोग करते हैं, इसका रूल बिना गैप के अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगी। ये भी है क्या, हाँ सर, चलो, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग तो निकालते हैं पूरा अकाउंटिंग जो है, उसी के प्रोसेस पे पूरा रिजल्ट आता है आपका। अच्छा, चलो, तो इन्वेस्टर जो है बच्चों, मान लो ये USA का इन्वेस्टर या चलिए अमेरिका का इन्वेस्टर है, कहाँ का है,
अमेरिका का इन्वेस्टर है। तो अमेरिका का इन्वेस्टर है और ये इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है? इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आप एक बात बताइए, मैंने कहा वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वो पैसा लगाना चाहता है कहाँ पर? यहाँ पर पैसा लगाना चाहता है। अब इसके ज़हन में एक बात चल रही है, कह रहा है कि भैया पहले तो हम ये पता कर लें कि उन लोगों का जो टारगेट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करेंगे वो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से ये लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। तो कहा गया हाउ डिसाइड, किस तरीके से वो लोग डिसाइड करेंगे, हाउ डिसाइड गुड इन्वेस्ट टारगेट, कैसे वो डिसाइड करेंगे गुड इन्वेस्ट टारगेट। अब ये लोग को कैसे पता चलेगा कि ये इनका इन्वेस्टमेंट या इसका टारगेट क्या है, या इनका पिछला परफॉर्मेंस यानी पिछले कई सालों तक इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये पैसा इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो कहा गया बच्चों इनको क्या चाहिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये वहां से क्या चाहेंगे जानना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या वहां से निकालना चाहेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ का जो अकाउंटिंग है, अमेरिका में जो अकाउंटिंग है और इंडिया में जो अकाउंटिंग है, अगर सेम ना होता, सेम तरीके से अगर ना दोनों जगह किया जाता, तो क्या ये पॉसिबल है ये बंदा यहाँ पर इन्वेस्ट करता? कुछ भाई मिलता जुलता अगर ना हो, अकाउंटिंग ना हो, तो इसका अलग हो, इसका अलग हो, इसका तरीका इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने का अलग हो, और इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ अलग पॉलिसी अलग रूल रेगुलेशन लग रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि इसको लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगा, पता नहीं कितना इसका प्रॉफिट कितने साल से कमा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, इसको दिक्कत हो जाती है। हाँ सर, तो क्या होगा यहाँ से इसको क्या जरूरत है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, अकाउंट, और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो क्या हो, जो यहां पर भी हो रहा हो यहां पर भी हो रहा हो। तो गैप ही है बाबू जिसकी वजह से दोनों जगह पे सेम मैक्स लगभग यानी 100% तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम चीजें दोनों जगह पे आपको मिलती जुलती नजर आएंगी, ठीक है ना। कुछ इंडिया में होता है जैसे एएसओएस होता है, एएसओएस के साथ मिलकर के गैप काम करता है और वहां के स्टैंडर्ड वहां से मिलकर के अपने तरीके से काम करते हैं। तो यहां पर कुछ स्टैंडर्ड गैप के साथ मिलकर काम करता है। तो कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% ही पूरा एकदम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आपको मिलता जुलता ही नजर आएगा। अच्छा ये बात है। हाँ तो अब बच्चों अब ये बात समझ में, एक एक्सटेंट तक जो है इनको वो मिलता जुलता ही नजर आएगा। ओ ये बात है। हाँ बच्चों ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कहा, मैंने कहा गैप क्यों पढ़ाया जाता है, हम लोग गैप क्यों पढ़ रहे हैं, तो गैप का मतलब समझ में आ गया ना। हाँ सर गैप आप मूल से पढ़ रहे हैं ताकि हमको जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले बता दिया क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कम्युनिकेट कर सके ओनर को, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि वाई गैप क्यों जरूरत पड़ी, तो कहा गया ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से। कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए कि बंदा यहाँ पर अमेरिका में रह रहा है, एक इंडिया में रह रहा है, तो यहाँ पर कौन सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर गैप ना होता, वर्ल्ड वाइड अगर एक तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर कुछ और कहा जाता, यहाँ पर कुछ और कहा जाता, या यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटी कुछ और कही जाती, यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटी कुछ और कही जाती, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसको सही मिल पाता? नहीं। तो बच्चों गैप हमको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, जो कि हर जगह हर एक देश में लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब तो आ गया IFRS, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू। IFRS और गैप क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना। हाँ सर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बताएंगे। अच्छा सर ये बात तो आपको समझ में आ रही है हमको। तो बच्चों अब मैं एक कहानी बताने वाला हूं आपको, किस तरीके से गैप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करता है। किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों, गीता होती है। क्या होती है? गीता। गीता जैसे होता है ना, उसमें सच बोलो, हमेशा सच बोलो, ठीक है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैंने कहा कि जो गैप हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैसे आया, इसके पीछे रीजन कहानी क्या है, यानी अकाउंटिंग आई कहां से, तो शुरुआत गैप से ही हुई है बच्चों, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से सिस्टम से जो हुआ, अकाउंटिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी लेकिन एक सिस्टम से जो हुआ वो गैप के थ्रू ही हुआ है। लेकिन गैप में किस तरीके से एएस बनता है, किस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनते हैं, वो बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो बच्चों मैंने कहा गैप क्या, तो कहा गया रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बच्चों रूल्स जो होते हैं ना वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ये आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है ऐसे करिए, आपको चांस नहीं देगा, कि ऑप्शन नहीं देगा आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। रूल्स मतलब करना ही है। जैसे आपको 10 बजे क्लास चलेगी तो 10 बजे ही चलेगी, आपको पढ़ना ही है। स्कूल में आप जाते हैं ड्रेस पहन के आना है, पहनना ही है, वो रूल्स है। उसी तरीके से जो गैप है ये रूल्स है, इसको फॉलो करना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है। अच्छा सर तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों। कहा गया कि गैप कैसे बनता है वो देखिए, यानी किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल्स यानी किस तरीके से कॉन्सेप्ट
और कन्वेंशन किस तरीके से मिल करके हमको बेस बताते हैं अकाउंटिंग का किस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है वो आया कैसे। जैसे मान लीजिए कोई लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी है कि नहीं है, एसेट्स है कि नहीं है, कैसे हम मानेंगे। तो देखिए कहा गया कि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। कितनी पार्टी इन्वॉल्व हैं? पार्टीज इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड सेटिंग। इन स्टैंडर्ड सेटिंग कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है सर स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए? तो मैंने कहा बच्चों 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है इस स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। सर कौन कौन? पहला कहा गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है ना, इसको कहते हैं SEC शॉर्ट में। अच्छा, दूसरा आपका है बच्चों अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। और बच्चों तीसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे? AICPA, ठीक है ना। अच्छा, और इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बच्चों? FASB, ठीक है ना। इन शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये तीनों मिलकर के कोई स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है, इसको क्या माना जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे सर? पहले मैं कहानी आपको बताता हूँ बच्चों। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में बहुत ज़्यादा USA में जो है दिक्कतें आई थी। दिक्कतें आने का मतलब वहाँ की कंपनियाँ जो लिस्टेड थी ना, वो क्या था, वहाँ पर लिस्टेड कंपनियाँ क्या करती थी, ये पहले जब अकाउंटिंग नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, एक अलग अकाउंटिंग था लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। जो जैसे दिल करता था वैसे अकाउंटिंग करता था, कोई था ही नहीं। मतलब जो दिल करे प्रॉफिट, जब दिल करे प्रॉफिट कोई दिखा दे, जब दिल करे बिजनेस को लॉस दिखाना लॉस दिखा दे, जो दिल करता था वो कर दे, ठीक है ना। तो 1929 में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई, ठीक है ना। उन दिक्कतों का सामना ये करना ये पड़ा कि USA में वहाँ पर एकदम ये समझ लीजिए इकोनॉमी एकदम त्रस्त हो गई। त्रस्त होने का मतलब लोग जब पता चला कि क्या कॉन्सेप्ट था, कि ये कॉन्सेप्ट क्या था अकाउंटिंग का, कि लोग क्या करेंगे कि अपना कंपनी खोलेंगे और इन्वेस्टर बाहरी लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो लोग क्या सोचते थे कि यार अगर हम लोग कहीं पैसा सेव करते हैं, अकाउंट में कहीं सेव करेंगे पैसा, तो 5-6% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर वही पैसा अगर इन्वेस्ट कर दें कंपनी में तो हमको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो कंपनी के जब ये आया लॉजिक आया कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, तो लोग क्या करने लगे, पैसा जो है अपना सेव करने के बजाय लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। देखिए अभी AS नहीं था, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है ना, यानी कोई गैप कुछ नहीं था उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जब लोग पैसा इन्वेस्ट, यहाँ तक कि लोग लोन लेकर के पैसा जो है लगाने लगे, बिजनेस में लगाने लगे। अब जब लोन लेकर के बिजनेस में लगाने लगे तो ये हाल हो गया, और लोग कंपनियां क्या करती थी, जो लिस्टेड कंपनियां के, तो वो फ्रॉड करना शुरू कर दी। फ्रॉड करना शुरू करने का मतलब वो बढ़ा चढ़ा करके प्रॉफिट दिखाती थी, लोग लालच में वहां पर जाकर के दिखाते थे। तो लेकिन 1929 में पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश होने का मतलब सारी कंपनियों का जो है पर्दाफाश हुआ और पता चला कि सब कंपनियां लॉस में हैं, ठीक है ना, और सब कंपनियां जो है अपना चट हो गई। तो अब इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर आए। किसी के पास तो अब एसेट्स भी नहीं बचा था। अच्छा, एसेट्स अगर गिरवी भी रख दिया था तो कौन खरीदने वाला था? बैंक अगर जो पैसा भी बैंक अगर कोई अपना गिरवी रख करके पैसा भी लिया था, तो अब वो बैंक बेचता किसको वो एसेट्स? कोई लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी मान लीजिए लाकर बैंक को दे दिया और वहाँ से पैसा लेकर के कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो बैंकों के पास जो एसेट्स पड़ा हुआ तो खरीदता कौन? क्योंकि पैसा तो था ही नहीं लोगों के पास। तो अब 1929 में जब इतना क्राइसिस आ गया, लोगों का एकदम विश्वास उड़ गया कंपनियों पर से, तब उसके बाद कौन आया? तब उसके बाद आया गैप। लेकिन गैप कैसे आया? ऐसे नहीं है, पहले टुकड़ों में आया। टुकड़ों में पहले क्या हुआ, आया गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये लिस्टेड वाले जो कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छा है, लेकिन इसको एक तरीके से अगर सिस्टमेटिक वे में किया जाए तभी ये काम करेगा, ठीक है ना। तब कौन आया? SEC। पहले कौन आया? SEC, ठीक है ना। ये क्या था बच्चों? तो कहा गया कि ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करती थी बच्चों? इसका मकसद क्या था? तो कहा गया कि ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर पब्लिक। बात समझने की कोशिश करिए।
अब ये जब बोर्ड आया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, तो इसने क्या कहा कि अब जो भी कंपनियां होंगी ना, वो पहले लिस्टेड होंगी किस एक्ट के थ्रू, 1933 के थ्रू, ठीक ना। तो कंपनी सिक्योरिटी एक्ट आई, कंपनी सिक्योरिटी एक्ट कितनी आई, सिक्योरिटी एक्ट आई 1933, इसके में वो लिस्टेड होंगी, 1933 में वो लिस्टेड होंगी, और 1934 के, लिस्टेड का मतलब वहां पर रजिस्टर्ड होंगी, और 1934 के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगी। 1934 के उसके अधीन इसके क्या करेंगी, जो भी रेगुलेशन होंगे उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। अच्छा ये बात है। हाँ, तो ये जो कंपनी सिक्योरिटी एक्ट जो आया बच्चों, कंपनी सिक्योरिटी एक्ट जो आया, तो 1933 और 1934, तो 1933 क्या कहता था, किस तरीके से यहाँ पर लिस्टेड होंगी, कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड, और 1934 में क्या था, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये कंपनियां तो, ये जो SEC थी, जो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई यहाँ लिस्टेड होंगी और उसको रूल्स रेगुलेशन जो है यहाँ पर किया जाएगा, रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से क्या माना जाएगा, क्या अकाउंटिंग होगा, किस तरीके से एसेट्स कहा जाएगा, लायबिलिटी कहा जाएगी, कि ये एक्सपेंसेस माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, तो ये लोग काम कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो अब इनको क्या जरूरत पड़ी, रिक्वायर्ड, इनको जरूरत किसकी पड़ी, रिक्वायर्ड, किसकी जरूरत पड़ी इनको बच्चों, रिक्वायर्ड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटिंग। क्यों इसकी जरूरत पड़ी वो भी जान जाइए। क्योंकि आप खुद बताइए, वो अपने अकॉर्डिंग जैसा दिल करता था, हर कंपनियां जो अपने हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकालती थी, जिसको जो दिल करता था, जब दिल करता था प्रॉफिट बढ़ा देती थी, दिल करता था इससे मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, घटा देती थी, एसेट्स को लायबिलिटी को इनकम मान लेती थी, रेवेन्यू नहीं होता था उसको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेती थी। तो उसका कोई स्टैंडर्ड तो था नहीं, जो जैसे दिल करता था कैसे करता था। तो इसीलिए कहा गया इसको, अब SEC को क्या जरूरत पड़ी, रिक्वायर्ड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटिंग। इसको जरूरत पड़ी किसकी, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड की जरूरत पड़ी। सब काम एक बंदा तो कर नहीं सकता, तो अब ये किसको पकड़ा, इसने पकड़ा किसको, AICPA को, इसने किसको पकड़ा, AICPA को, ठीक है ना। पहले बता दें ये कौन सी संस्था थी, ये प्राइवेट संस्था थी बच्चों, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना। इससे कहा कि ऐसा तुम जो है स्टैंडर्ड जो है बना करके ले आओ, या लोगों को जो है प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो। तो ये कब तक चला, 1939 से लेकर के 1959 तक ये चलता रहा। तो ये एक कमेटी बिठाई गई, इस्टेब्लिश्ड, मतलब ये कमेटी AICPA की, तो इस्टेब्लिश्ड कमेटी ऑन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम आती थी, अब इनको क्या करना था, उसको सॉल्व करना था। ये लोग क्या करते थे बच्चों, ये इशूड अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन। जो प्रॉब्लम आती थी, अलग अलग तरीके का जो कोई लेकर के आता था, ये दिक्कत हो रही है, उसका ये लोग क्या करते थे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, ठीक है ना। प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम अप्रोच। ये लोग क्या इस वक्त तक क्या करते थे, 1939 से लेकर 1959 तक, वो जो भी प्रॉब्लम होता था प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आता था उसको करते थे, एक बुलेटिन से बहुत सारे प्रॉब्लम इकट्ठा हो गए थे, उसका हर एक का आंसर देते थे। लेकिन इससे काम नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1959 से लेकर के बच्चों 1973 तक क्या हुआ, फिर अब आया अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। क्या आया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ये सब इसी के अंतर्गत हो रहा है, AICPA के अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, इसमें 31 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिए गए। ओपिनियन, अब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन था, कोई प्रॉब्लम लाता था उसका सॉल्यूशन दिया जाता था, कोई प्रॉब्लम लाता था उसका सॉल्यूशन, कैसे अकाउंटिंग किया जाए, क्यों किया जाए, एसेट्स माना जाए या लायबिलिटी, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लोग देते थे। लेकिन ये काम नहीं चला। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ओपिनियन देना शुरू हुआ, 31 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 31 अकाउंटिंग
प्रिंसिपल बन गए। और ये ओपिनियन था, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, ये नहीं कि हमको प्रॉब्लम लाएंगे तो उसका सॉल्यूशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले बना दिया गया, ओपिनियन है ये 31 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि ऐसे 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 होना चाहिए, बस काम खत्म, ये ओपिनियन होता था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अभी इसमें भी यहाँ तक दिक्कत आती थी। तो जो AICP है तो इसने कहा कि अब मेरे भी अंदर ये काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। आ गया तीसरा वाला हीरो, FASB। इसमें इनको क्या करना था, इसमें स्टार्टिंग बच्चों इसमें 7 मेंबर रहते हैं, अभी भी हैं, इसमें पहले 3 थे अब 7 हो गए हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें बच्चों 7 मेंबर होते हैं। अच्छा सर इसमें 7 मेंबर होते हैं, हाँ। तो कहा गया कि फाइनेंशियल, इसमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, अकाउंट फाउंडेशन, यानी 7 मेंबर होते थे बच्चों। कितने मेंबर होते थे, 7, यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाउंडेशन कितने थे, 7 थे इसमें। अच्छा, यानी और ये लोग क्या करते थे, ये इनका क्या काम था, ये जो है फंड इकट्ठा करते थे, फंड एक्टिविटीज, एक्सरसाइज सेवरल ओवरसाइट, और क्या करते थे, सेवरल ओवरसाइट, यानी ये इनका क्या काम था, ये 7 मेंबर हुए, गठन हुआ 7 लोगों का, ठीक है ना। ये फंड इकट्ठा करते थे और ओवरसाइट करते थे, क्योंकि इसके अंडर में भी काम करने वाले हैं, इसके अंडर में काम करने वाले हैं। FACB के अंडर में भी काम करता था कौन, FACB, एक और FACB काम करता था, एक और FASB काम करता था। अब इसका क्या काम होता था, इसका क्या काम होता था, हाँ सर वो भी बताइए, चलिए वो भी देख लेते हैं। FACB का क्या काम होता था, पहले ये बताइए कि FACB तो था ही, FACB का एक और पार्ट FACB, वो क्या करता था, वो इस्टेब्लिश करता था। मिशन इसका क्या होता था, मिशन इसका था मिशन ऑफ टू कर दे इस्टेब्लिश्ड, मिशन टू इस्टेब्लिश एंड improve standards of accounting report, standards of accounting reports। मतलब क्या है सर, यानी इसका मिशन क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये काम करता था। तो ये क्या करता था, इसको ये क्या करता था, ओवरसाइट देखता था, ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी FACB के अंदर एक और FACB, FACB के अंदर कौन, एक और FACB, और ये FACB क्या करता था। अच्छा यहाँ पर बच्चों क्या होता था, जो इस्टेब्लिश कमेटी रहती थी, यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जो रहती थी वो पार्ट टाइमर यहाँ पर काम करते थे। कोई भी आता अपना क्वेश्चन आंसर पूछता, और यहाँ पर जो पार्ट टाइमर जो अकाउंटेंट थे या अच्छे लोग थे वो आते थे, थोड़ी देर के लिए रुकते थे, वो काम करके चले जाते थे, उसका आंसर सॉल्यूशन बता करके चले जाते थे। तो ये बुलेटिन बहुत सारी आती थी, उनका आंसर देते थे, हाँ, रिसर्च करते थे, रिसर्च करके उसका आंसर बता देते थे थोड़ी देर में। मतलब थोड़ी देर का मतलब वो पार्ट टाइम अपना काम करते थे। लेकिन जब यहाँ पर गठन हुआ FASB का, तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो सब क्या थे, फुल टाइमर थे। क्योंकि फुल टाइमर के लिए अगर स्पेशलिस्ट होगा तभी वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बना पाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब क्या हुआ बच्चों, FACB ने एक और गठन किया FACB। तो ये वाला FACB जो है ये फंड एक्टिविटी को मेंटेन करता था, और साथ साथ में जो है ओवरसाइट करता था किसको, दूसरे वाले FACB को। और ये FACB जो है मेंटेन करता था किसको, मिशन टू एस्टैब्लिश एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, यानी जितने भी रिपोर्टिंग वाला काम था वो सब का सब कौन का करता, FACB। हाँ सर ये भी बात आपने सही कहा। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या था, और भी कुछ था क्या, हाँ, इसके अलावा अगर कभी ये लोग फंस जाते थे तो एक और कमेटी का गठन किया गया कि यहां से भी अगर दिक्कत हो तो एक थर्ड कमेटी की हम बात बता रहे हैं, यहां हम लेकर के आ रहे हैं बच्चों आपको थर्ड। तो एक और गठन होता था, वो कौन था, वो गठन होता था नहीं, गठन हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी। अगर कोई जरूरत पड़ती थी, इनको कुछ समझ में नहीं आता था तो किसके पास आते थे,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा सब इसी में है, एफएससी में। एक तो एफएससी खुद है, एफएससी का दूसरा भाई भी एफएससी, और एक क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी। ठीक है ना। ये क्या करते थे, कंसल्ट ऑन मेजर पॉलिसी इशू, मेजर पॉलिसी इशू, यानी जो बड़े बड़े इशू होते हैं, ये भी जब फंस जाते थे तो ये कहां पर आते थे, इनके पास आते थे, और उस इशू को ये क्या करते थे, उसको प्रॉपर वे में इन लोगों को समझा देते थे, उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। तो बच्चों ये तीनों जो है मिल करके, अब देखिए अब फिर से स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे पहले एसएससी ने काम किया। एसएससी ने क्या कहा कि भैया 1929 में जो आई थी उसी वक्त जो है ये काम किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड कमीशन ये स्टैब्लिश हुई, और इसने क्या किया कि अब सारी कंपनी को लिस्टेड करता, 1934 में फिर उसका रेगुलेट करना था उसके अकॉर्डिंग, और फिर जो है एक रिक्वायर्ड प्रॉपर स्टैंडर्ड, उसको जरूरत थी कि प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस तरीके से लोगों को कहा जाए इस तरह आप अकाउंटिंग करिए। तो उसने किसका गठन करवाया, कहा कि भैया AICPA, यानी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसने क्या किया, 1939 से लेकर के 1959 तक स्टैब्लिश कमेटी ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम, ये एक कमेटी बिठाती थी अकाउंटिंग प्रॉब्लम, जो पार्ट टाइम के यहाँ पर लोग आते थे और अपनी बातों प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, यानी जितने भी बुलेटिन्स आती थी वो रिसर्च कर करके उसका जो है प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम यानी जो भी प्रॉब्लम होता था उसका सॉल्यूशन देते थे। ठीक है ना, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन उसका निकाला जाए वो यहाँ पर काम होता था, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। फिर उसके बाद 1959 से 1973 तक फिर क्या आया, अब आया 31 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया। यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन था कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। हाँ, उसके बाद आया FSCB, इन्होंने किसको बताया, FSCB को। ठीक है ना, तो FSCB आई, इसने FSB आया, तो इसने क्या किया, तो ये जो है इसने एक और FSCB का गठन किया। तो ये क्या करता था, ये इसको ध्यान देता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं और पैसा कहाँ से इनको देना है, किस तरीके से इन लोगों को सैलरी देनी है। ठीक है, इसकी डिसाइड कौन करता था, पहला FSCB, और दूसरा FSCB उसी का छोटा वाला, ये जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करता था। और इसको भी अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी बच्चों, तो कहां पर जाता था, ये आता था किसके पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी के पास आता था। और जो मेजर पॉलिसी होती थी, कोई इशू होता था तो ये उसको करता था क्लियर। ठीक है ना, तो अब हमारे पास, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके थ्रू बनाया जाए। ठीक है ना, यहां से क्या बना था, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग। ठीक है ना, ये सब तो यहां तक हो रहा था, लेकिन अब अगर देखा जाए इन सबों को लेकर के एक प्रॉपर वे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा, यानी FASB ने क्या सोचा, आइए देखते हैं क्या सोचा कि किस तरीके से जो है, किस तरीके से मेंटेन किया जाए एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक। तो उन्होंने क्या किया कि चलिए कोई भी स्टैंडर्ड बनाने से पहले स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है ना, स्टेप्स नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। पहला क्या करेंगे ये लोग, कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, कोई टॉपिक क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, किस बेस पे उनको आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, बोर्ड जो होगा, ये बोर्ड उसको क्या करेगा, कंडक्ट करेगा रिसर्च एंड डिस्कशन, मेमोरेंडम इश्यूज, जो भी इशू होता है उसका फिर क्या करना है, डिस्कशन करना। क्या इशू लेकर के, मान लीजिए कोई ये एसेट्स है कि नहीं है क्यों नहीं है, फिर उसका क्या बनाना था, मेमोरेंडम इशू जो भी होता था। जैसे मान लीजिए एक बना लिया प्रोफार्मा, एक लिख लिया, एक कॉपी में कागज में लिख लिया। ठीक है ना, अब उसको कंक्लूजन, उसका डिस्कशन करेगा। अच्छा, डिस्कशन किससे करेगा, तो कहा गया कि वो जा करके लोगों से मिलेंगे, वो लोगों से जा करके मिलेंगे। तो पब्लिक मीटिंग, वो क्या करेंगे, पब्लिक मीटिंग ऑन प्रपोज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है ना, लोगों से जा करके उसके बारे में पूछना, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप इसके बारे में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप क्या बोलते हैं। तो ओपिनियन लोगों से लेते थे। ठीक है ना, उसको ओपिनियन लेना कहते हैं, यानी पब्लिक मीटिंग कर करके कई लोगों से जा करके पूछते थे, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। कोई कहता था नहीं डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, कोई कहता था नहीं लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, वो तो एप्रिसिएट होता है। तो पब्लिक मीटिंग में जा करके उस प्रपोजल को लोगों से डिस्कस करना। ठीक है, फिर चौथा स्टेप क्या था कि बोर्ड जो है evaluates the research and issue exposure draft। फिर उसके बाद क्या होता था बच्चों,
एक एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाता था। ये सब होने के बाद, यानी जो भी होता था उसको इवेलुएट करने के बाद पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था, एक्सपोजर ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और तैयार करने के बाद फिर लास्ट में जो होता था इशूड स्टैंडर्ड, तब उसके बाद स्टैंडर्ड जो है इशू होते थे। ओ इतनी बड़ी चीज़ें, हाँ बच्चों, ये स्टेप फॉलो करके जो है स्टैंडर्ड इशू होता था। यानी इस तरीके से जो है कोई भी स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने बता दिया बच्चों, स्टैंडर्ड जिसके बेस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। आप लोगों को इतना नहीं जानना था, जो मैंने पहले बताया है बस उतना ही समझना था। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि क्या है आपका, किसके बारे में बताया, गैप। गैप कैसे हम लोग करते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं और कैसे स्टैंडर्ड बनते हैं। तो स्टैंडर्ड इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बारे में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ सर, तो बच्चों तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना। लाइक बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।